आज की इस क्लास में हम बात करेंगे सेल डिवीज़न यानी कोशिका विभाजन के बारे में। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं और एग्जाम में अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें उससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे लिखा है कि इज़्मेटा को देखने के लिए अर्धसूत्री विभाजन की सबसे उपयुक्त अवस्था है। कौन सी अवस्था सबसे उपयुक्त होती है इसके लिए? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी कि डिप्लोटीन राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, गुणसूत्र का आकार भली भांति देखा जा सकता है, यानी कि गुणसूत्र का आकार किस फेस में भली भांति देखा जा सकता है? तो आपको बताना है राइट आंसर ऑप्शन ए यानी कि मेटाफेज में। तो आपका ऑप्शन सही है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी अवस्था अधिकतम समय अवधि की होती है? देखिए सबसे अधिकतम समय किस अवधि की होती है, यानी किस फेज की होती है, स्टेज की होती है? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए यानी कि प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज की जो अवस्था होती है वो सबसे अधिकतम समय की अवधि की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, डिप्लोटीन संबंधित है। डिप्लोटीन किससे संबंधित है? तो डिप्लोटीन जो होता है वो किससे संबंधित होते हैं आपको बताना है। ये तीनों से संबंधित होते हैं, यानी कि ए बी सी बिल्कुल सही है। समसूत्री विभाजन से भी, अर्धसूत्री विभाजन से भी और प्रोफेज से भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अर्धसूत्री विभाजन में समजात गुणसूत्रों की जोड़ी बनती है। कैसी बनती है? तो आपको बताना है कि जाइगोटिक अवस्था में बनती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में सिनेप्सिस होता है? देखिए किस अवस्था में सिनेप्सिस होता है अगर पूछा जाए तो आपको बताना है कि जाइगोटिन। ठीक है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन सी लगा दीजिए, तो सी एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में क्रॉसिंग ओवर होता है? क्रॉसिंग ओवर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर किस अवस्था में होता है भाई? तो आपको बताना है प्रोफेज में होता है क्रॉसिंग अवस्था, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अर्धसूत्री और सूत्री विभाजन एक दूसरे से भिन्न है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है भाई? तो आपको बताना है समजात गुणसूत्र जोड़े बनाते हैं और उनके भागों का आदान प्रदान भी होता है, और उसके अलावा गुणसूत्रों की संख्या आधी भी होती है इसमें। निर्मित चारों केंद्रक समान नहीं होते हैं इसमें, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एस्टोकार्मीन का इस्तेमाल किस भेद करने के लिए किया जाता है? ठीक है, यानी कि किस में भेद करने के लिए किया जाता है? तो आपको बताना है किसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी यानी कि यूक्रोमेटिन तथा हेट्रोक्रोमेटिन के भेद करने के लिए, इन दोनों में डिफरेंस करने के लिए। ठीक है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। ठीक है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किस में से होता है? तनाग्र में, पुष्पकली में या सभी में? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी कि पुष्पकली में। पुष्पकली में अर्धसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप के किस भाग में अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन किया जाता है? देखिए अगर हम बात करते हैं पादप के किस भाग की बात यहाँ पे किया गया है, तो पादप की जब बात आती है तो पुष्पकली में ही क्या होता है भाई? अर्धसूत्री विभाजन किया जाता है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन बी ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियोसिस के दौरान, ठीक है, मियोसिस के दौरान, तो मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम की जो संख्या होती है वो बढ़ जाती है कि घट जाती है, कि 1/8 हो जाती है या फिर 2 गुनी हो जाती है? आपको बताना है ऑप्शन सी यानी कि आधी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अर्धसूत्री विभाजन गुणसूत्र की संख्या को रोकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्धसूत्री विभाजन गुणसूत्र की संख्या को रोकता है, आधी से रोकता है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस इंग्लिश में कहते हैं इसे हम। तो माइटोसिस के दौरान कौन सी अवस्था आखिरी में आती है? ठीक है, तो माइटोसिस की बात यहाँ पे कर रहा है, सूत्री विभाजन की बात यहाँ पे कर रहा है, तो आपको बताना है सबसे आखिरी जो इसकी अवस्था होती है वो टेलोफेज होती है। पहले प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज और एनाफेज। ठीक है, हाँ ठीक है, तो टेलोफेज जो होता है वो सबसे लास्ट होती है, इसके बाद इससे पहले एनाफेज होती है, फिर इसके बाद आपका मेटाफेज होती है, फिर प्रोफेज होती है। प्रोफेज आपका पहली अवस्था होती है। ठीक है,
मेटाफेज आपका दूसरी अवस्था, एनाफेज तीसरी अवस्था, टीलोफेज चौथी अवस्था होती है। नेक्स्ट, सूत्री विभाजन माइटोसिस प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, इसके दौरान 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं, या 4 समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं, या 4 समरूप केंद्रक बनते हैं, या 2 समरूप केंद्रक बनते हैं। तो आपको बताना है इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि 2 समरूप संतति कोशिकाएं बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समसूत्र विभाजन के अंतर्गत केंद्रक कला उद्देश्य हो जाता है, ठीक है, केंद्रक कला उद्देश्य हो जाता है इसका मतलब, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि विलंबित पूर्वावस्था में हो जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है आपका, सूत्री विभाजन की किस प्रवस्था में गुणसूत्र अपनी पहचान खो देते हैं। देखिए, सूत्री विभाजन प्रवस्था की बात यहाँ पे अगर हम करते हैं तो किस अवस्था में ये अपनी पहचान खो देते हैं, तो आपको बताना है कि ये जो होते हैं वो टीलोफेज में अपनी प्रवस्था मतलब कि अपनी पहचान खो देते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स निम्न की संरचना है, किसकी संरचना है, तो आपको बताना है ये गुणसूत्री युग्म की संरचना है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन विनिमय किसके मध्य होता है। देखिए, जीन विनिमय की यहाँ पे बात कर रहा है, तो जो जीन होता है वो किसके मध्य होता है, एक समजात जोड़े के 2 गैर सम सह क्रोमैटिडों के मध्य होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी लगा दो। नेक्स्ट है आपका समसूत्री विभाजन होता है, ठीक है, समसूत्री विभाजन की जब बात आती है तो दोनों अर्धगुणित तथा द्विगुणित कोशिकाओं में होता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डीएनए पॉलीमेरेस सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं। देखिए, डीएनए पॉलीमेरेस की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको याद रखना है कि डीएनए पॉलीमेरेस सर्वाधिक क्रियाशील होते हैं तो इस अवस्था में होते हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी कोशिकाएं कभी भी इस प्रवस्था में प्रवेश नहीं करती है, तो इनमें से कौन सी है जो इस प्रवस्था में प्रवेश नहीं करती है, तो आपको बताना है अगर इनमें से हम बात करते हैं, ठीक है, तो आपका राइट आंसर है मनुष्य की तंत्रिका कोशिकाएं, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए, मनुष्य की तंत्रिका कोशिकाएं इस प्रवस्था में प्रवेश नहीं करती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सूत्री विभाजन की किस प्रवस्था में गुणसूत्र पहचान खो देते हैं, तो भाई देखिए टीलोफेज में, इसलिए राइट आंसर आपको ऑप्शन डी लगा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूत्री विभाजन के बीच किस प्रवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा है कि विपरीत ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है इसका राइट आंसर होगा एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, ये गुणसूत्र जो होते हैं वो अपने अपने ध्रुवों की ओर चले जाते हैं, ठीक है, तो याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुणसूत्र को गिना जा सकता है, ठीक है, कहाँ पर किस प्रवस्था में गुणसूत्र को हम गिन सकते हैं, तो आपको बताना है गुणसूत्र को हम गिन सकते हैं मेटाफेज में, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम का उपयोग होता है, एंजाइम का उपयोग कहाँ पर होता है भाई, तो एंजाइम का उपयोग कोशिका चक्र के नियंत्रण में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है युग्म सूत्री समविच्छ में अधिक सुस्पष्ट होती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आप बताएंगे, जल्दी से कमेंट करिए इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि द्विपट अवस्था में, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको लगा देना है। नेक्स्ट है जिस समविच्छ का निर्माण एक जोड़ी सूत्र युग्मित समजात गुणसूत्रों द्वारा होता है उसे हम क्या कहते हैं। जल्दी चलिए, आपके लिए हम कुछ क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, आपको कमेंट करके बताना है, आगे आपके लिए हम कुछ क्वेश्चन छोड़ेंगे, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है युगल, ठीक है, इसका ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान सह अर्ध गुणसूत्र के मध्य अलग हो जाते हैं, ठीक है, तो अलग हो जाते हैं, इसका क्या होगा भाई, कौन सी अवस्था में अलग हो जाते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन के दौरान सह अर्ध गुणसूत्र के मध्य अलग हो जाते हैं, तो कौन से फेज में अलग होते हैं, ठीक है, तो आपको बताना है क्या, जल्दी से कमेंट करिए, ये आपके लिए है, जल्दी से कमेंट करिए। देखिए आपको मैंने टोटल 40 क्वेश्चन आपको कराएंगे, जिसमें से 5 क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है। जितने स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है, तो अर्धसूत्री विभाजन के दौरान सह अर्ध गुणसूत्र के मध्य अलग हो जाते हैं, तो कौन सी अवस्था में अलग हो जाते हैं हमें कमेंट करके बताइए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुछ कशेरुकी जंतुओं के अंडाणु में अर्धसूत्री विभाजन का चरण 2 महीनों या वर्षों तक रह सकता है, तो कौन से पट में रह सकता है? जल्दी से कमेंट करिए, इसका राइट आंसर क्या है। देखते हैं कितने स्टूडेंट हमारे इसका राइट आंसर कमेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, तारक केंद्र के समय प्रतिकृति करता है। ठीक है, तारक केंद्र के समय प्रतिकृति करता है, कौन से चरण में करता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विसंयोजी गुणसूत्र स्पष्ट रूप से चतुष्टय के रूप में के समय दिखाई देते हैं। ठीक है, तो कौन सी अवस्था में दिखाई देते हैं? द्विसंयोजी गुणसूत्र की बात यहाँ पे की जा रही है। तो चलिए ये आपको मैंने 4th क्वेश्चन छोड़ दिया और एक क्वेश्चन आपको और बताना है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन जल्दी से बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? देखते हैं कितने स्टूडेंट हमारे कमेंट करके हमें बताते हैं। अर्धसूत्री विभाजन हमेशा क्या होती है? अंतरावस्था के बाद होता है, या फिर विरामावस्था की इसी अवधि के बाद नहीं होता, या अंतर्भाजन की अवधि के बाद होता है, या कभी कभी अंतरावस्था के बाद होता है। क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करिए। चलिए मैंने 5 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया है, अब आपके आगे क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं और आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पे आपका कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया है, तो आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि सबसे लंबा चरण कौन सा होता है तो जीवन चरण होता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन मत देखना, जीवन चरण होता है, तो आपका राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट है, कोशिका वृद्धि के दौरान डीएनए संश्लेषण में होता है। ठीक है, कोशिका वृद्धि के दौरान डीएनए संश्लेषण में होता है, इस चरण में होता है, इसलिए राइट आंसर आपका ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी घटना पहली बार अर्धसूत्रण में होती है? देखिए यहाँ पे आपको कमेंट करके बताना है। तो टोटल इस तरीके से हमने आपको 27 क्वेश्चंस बताए हैं, क्योंकि 27 क्वेश्चंस ही आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैं यहाँ पर लेकर आई हूँ, तो 27 क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट थे। तो यही पे हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। इसका राइट आंसर क्या है आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो आज के क्लास में हम यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक लेकर आएंगे आपके लिए बैक्टीरिया से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो सेल डिवीज़न से आपके इतने ही क्वेश्चंस बनेंगे, आपको याद रखना है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए।